How do spring constant depend on how do spring constant depend on length of spring? तो पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट समझ लें। स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अभी हमने लिखा, देखो अभी हमने लिखा क्या, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच्ड लेंथ। ये टोटल लेंथ नहीं है, ये है एल लेंथ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, लेंथ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, ये वो लेंथ है। तो एफ इक्वल्स क्या बन गया आपका, के एल। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, देन के इक्वल्स व्हाट, एफ बाय एल। के इक्वल्स एफ बाय एल। तो के इज डिफाइंड, हाउ मच, हाउ इट इज डिफाइंड, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हुआ, इसका रियल मीनिंग क्या हुआ। एक आपके पास ये स्प्रिंग है, सपोज स्प्रिंग की लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर लंबी स्प्रिंग है, खूब लंबी, खूब लंबी एक स्प्रिंग है, 20 मीटर लंबी। ठीक है, आपने देखा कि स्प्रिंग की लेंथ 21 मीटर बन गई। कब, इधर ये रिजिड सपोर्ट से लगी हुई है, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। दिस 50 न्यूटन इज, दिस 50 न्यूटन इज स्प्रिंग कांस्टेंट। 1 मीटर लेंथ एक्सटेंड करने के लिए या 1 मीटर लेंथ कंप्रेस करने के लिए जितना भी आपको फोर्स लगाना पड़े, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू एक्सटेंड बाय 1 मीटर, टू एक्सटेंड बाय 1 मीटर। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। दिस इज 50 मीटर। अब एक बात ध्यान से समझना, मैंने इसी स्प्रिंग को काट दिया, मैंने इस स्प्रिंग को काट के स्प्रिंग को काट के मैंने 10 मीटर कर दिया, स्प्रिंग को काट के मैंने 10 मीटर कर दिया। ठीक है, अभी फोर्स 0 है, और फिर मैंने फोर्स लगाया तब तक जब ये 11 हो गई, मैंने फोर्स लगाया एफ डैश। अब आपका अब आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है, आप, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पहले इसे 1 मीटर एक्सटेंड करने में फोर्स लगानी पड़ी थी मुझे 50 न्यूटन, इस बार 10 मीटर से 11 मीटर कर एक्सटेंड करने में मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। यू हैव टू यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर देन 50 न्यूटन। इमेजिन करो कि अगर मैंने इस स्प्रिंग का सिर्फ 1 मीटर का टुकड़ा काट लिया, सिर्फ 1 मीटर का टुकड़ा काट लिया, और इस 1 मीटर को आप एक्सटेंड करना चाहें कितना, 2 मीटर बनाना चाहें इसे, जान निकल जाएगी पूरी, खींच नहीं पाएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ 20, व्हेन यू एक्सटेंड अ 20 मीटर स्प्रिंग टू 21 मीटर, for per meter you have to extend only 5 centimeter. Per meter length you have to extend only 5 centimeter. When you have to extend a 10 meter length spring into 11 meter, you have to extend 10 centimeter per unit length. 10 सेंटीमीटर पर एक एक खींचना पड़ेगा। if you want to increase 1 meter of length of spring to 2 meter, you have to apply a very large force because the total extension is very large. So larger the length of the spring, original length of the spring, smaller is the force you have to apply to give same, to give same
extension or compression. So the spring constant एक normal है, आप समझ सकते हैं, it is the easiness of stretch or compress. Which one is easy to which one is easy to extend by 1 meter? 20 meter of length of spring is very easy to make it 1 meter, because you have to you have to stretch 1 meter, but per unit length it is only 5 centimeter. So it is easier to stretch. To give the same increase in length to a shorter, to a smaller length of spring, you have to apply larger force, because per unit length you have to extend larger. So K, K is K is inversely proportional to the length of spring. जितनी छोटी spring होगी उसका spring constant उतना ही बड़ा हो जाएगा, because for giving unit length, for giving a unit extension or compression, you have to apply larger force. ज्यादा force आपको लगानी पड़ जाएगी. So the spring constant depends on length, inversely proportional to the length. Actually inversely proportional है या नहीं ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे just an idea. Shorter the spring, larger is spring constant. Means if you have if you have two spring made up of same material, same wire, एक ही वायर की आपने दो स्प्रिंग बना ली, दिस वन इज लॉन्गर एंड अनदर, using the same wire you are making a shorter spring using same wire. ध्यान दीजिएगा, using same wire, same material, same thickness of wire, the spring constant K1, spring constant K2, K1 is less than K2. Because to give the same extension, to give the 1 unit length of extension, what is K? K is the force required for giving unit length, for extending or compressing unit length. For extending or compressing the unit by same length by unit length, you have to apply larger force on the shorter spring. Therefore, smaller the spring, shorter the spring, smaller the length of spring, greater is its spring constant. Again, there is one more factor, one most important factor. There are two springs. One spring using a thin wire, पतला सा तार, जैसे कि आपका कौन सा है, आपके पेन में पड़ी हुई स्प्रिंग होती, किसी पेन में जो बटन वाले पेन होते हैं उसमें स्प्रिंग पड़ी होती. Another time you make another spring using the same material but a thicker wire, मोटा तार ले लिया आपने. जस्ट कंपेयर स्प्रिंग इन द पेन टू द स्प्रिंग इन योर फुट रेस्ट, इन योर स्टैंड. आपके बाइक के स्टैंड के साथ में एक स्प्रिंग लगी है नीचे, उस स्प्रिंग को कंपेयर कीजिए किससे, पेन वाली स्प्रिंग से. तो किसको खींचना ज्यादा आसान होगा? इसको खींचना ज्यादा आसान होगा, इसे खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. हियर K2 larger than K1. Thicker the wire used for winding spring, larger is spring constant. जितना मोटा तार होगा उतना ही spring constant ज्यादा हो जाएगा. Another, again there is a spring made up of steel wire, very tough steel wire, using the same thickness. There is a wire, copper wire. Copper is a soft material. To give the same extension, you require larger force on the steel. Means K1 is greater than K2. If you have two springs, one made up of steel and another made up of copper, these two springs are identical. Shape में, size में, length में सब same है. Same thickness of wire is used. Still the spring made up of steel will be difficult to stretch or compress. Spring made up of copper wire will be easier to compress or stretch, and hence the spring constant for steel is much greater than the spring formed by copper wire. Copper का spring constant कम होता है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, डिपेंड करता है, एक कुछ और बातों पर डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग को बनाने में क्या प्रोसेस यूज किया है, प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है.
पेंचिंग की है इसकी आपने या नहीं की, पेंचिंग कर ली तो और बहुत चीज और तकड़ा हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। और लेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड एक एक फैक्टर और है जिस पर डिपेंड करता है। क्या? आपने सेम वायर ले लिया, एक ही वायर ले लिया, स्टील वायर ले लिया, सपोज आपने एक बार तो बना दी है स्प्रिंग, और एक बार बना दी लार्जर स्प्रिंग विद लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे खींचना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसे खींचना आसान पड़ जाएगा? आसान है। तो K1 है इसका, ये K2 है, हेयर K1 इज लेस देन K2। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा स्प्रिंग का, उतना ही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लार्जर होता चला जाएगा, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स टू गिव द यूनिट एक्सटेंशन। सेम एक्सटेंशन L 1 मीटर देने के लिए आपको जिस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लार्जर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग हमारी लाइफ में मौजूद है। प्रखर आपको लग रहा है कि आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन आपने जरूर कभी ना कोई स्प्रिंग खींच के देखी होगी। अक्सर स्प्रिंग जो है ये जो इसमें पड़ी होती है हमारे पेन के अंदर, वो बार बार टिक 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 पेन ऑन ऑफ बंद करने में उसका वो कंप्रेस होकर रह जाती है परमानेंटली, फिर आप उसे खींच दो थोड़ा सा और फिर पेन बढ़िया काम करने लगता है। तो आपने स्प्रिंग खींचने में फोर्स अप्लाई करा, उतना ही फोर्स अप्लाई करके अगर आप अपने स्टैंड में लगी हुई स्प्रिंग खींचना चाहो, खींच ही नहीं सकती, हिलेगी भी नहीं, टच से मस भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत लार्जर है। क्लियर है इतनी बात ये?